अगर ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या किसी बिना फोर्स के ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बिना फोर्स के, मान लो फोर्स ना अप्लाई करें, ऐसे ही रहे, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बिटवीन m एंड 2m, 2m एंड 4m, 2m एंड 4m, कुछ नॉर्मल रिएक्शन, कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा कि अगर ये स्टेशनरी और वो ब्लॉक वहां से सस्पेंडेड है तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि इस 2m के ऊपर हम नॉर्मल रिएक्शन डिनोट करते हैं, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, क्या इस नॉर्मल की वजह से ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, इस नॉर्मल की वजह से ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 0 है, तो n क्या होगा, n इज इक्वल टू 2m इंटू 0, तो ये नॉर्मल 0 होगा। स्ट्रिंग अगर कंप्लीटली वर्टिकल है तो उस केस में इस 2m और 4m के बीच में कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, जो कि फील होता है कि होगा। जब ये एक्सेलरेट होता है किसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेट होता है किसी डायरेक्शन में, क्या अगर हम राइट की तरफ ही करेंगे, तो राइट की तरफ पुश करेंगे तो 4m आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहेगा, तो 4m एंड 2m जो है वो कांटेक्ट में आएंगे और रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। सिर्फ ऐसे ही स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के केस में रिएक्शन फोर्स 0 होगा, और रिएक्शन फोर्स जब 0 होगा, नॉर्मल 0 होगा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन 0 होगा तो यहाँ से जो है 2mg एक्ट कर रहा है और यहाँ से कोई फोर्स नहीं है, ये जो सिस्टम है वो डाउनवर्ड स्लिप कर जाएगा, ये सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड स्लिप करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 4m एंड 2m इज 0 इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब मान लो हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद हमें गिवन है कि इसको और इसको मूव करना है, ये दोनों मूव नहीं होने चाहिए, ये दोनों मूव नहीं होने चाहिए, तो मान लेंगे कि ये कंप्लीट एक सिस्टम है, सिंगल सिस्टम। अगर दोनों पार्ट्स जो है रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं तो इसको एक सिंगल कंप्लीट सिस्टम मानेंगे, और उस कंप्लीट सिस्टम का एक्सेलेरेशन हो जाएगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, वो एक्सेलेरेशन हम लिख सकते हैं f/7। यस सर। अब हमें क्या करना है कि इस 4m के रेस्पेक्ट में ये दोनों सिस्टम जो है मूव ना करे, तो क्या करेंगे कि हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे और उसको ऐसे लिख लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ 4m। 4m के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से बैठ के अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्सीलेटेड है, ये स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्यूडो फोर्स ma ऐसे एक्ट करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्यूडो फोर्स 2m इंटू a इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यहाँ से जो है अब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ से 2mg एक्ट कर रहा होगा। एक बार के लिए थोड़ा क्लैरिटी के लिए सेपरेट डायग्राम कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2m है, यहाँ से ये टेंशन T है, ये स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स 2m है, फिर कांटेक्ट फोर्स, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से 2mg। अब मान लिया जब सर मूव नहीं कर रहा है तो सर वो कांटेक्ट में नहीं होगा 4m ब्लॉक के 2m। क्या 4m ब्लॉक के, वो 2m जो ब्लॉक है 4m ब्लॉक के कांटेक्ट में नहीं होगा जब मूव नहीं कर रहा है, जब n इज इक्वल, हाँ जब मूव नहीं कर रहा है तो हाँ उस टाइम पे कोई कांटेक्ट नहीं। तो n और 2m है और यहाँ से टेंशन है। अब इस टेंशन इस रफ सरफेस पे है, रफ सरफेस पे ये ब्लॉक 2m जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्लिप कर सकता है, डाउनवर्ड भी स्लिप कर सकता है, अपवर्ड भी स्लिप कर सकता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि सपोज हम फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, ma इंक्रीज होगा, और ये ma जो है वो पुल करेगा पूरे सिस्टम को अप द प्लेन, अप द प्लेन। तो अप द प्लेन अगर पुल करेगा तो इस 2m की भी टेंडेंसी होगी अप द प्लेन मूव करने की, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। क्या ये सिस्टम डाउन द प्लेन भी जा सकता है? हाँ, यहाँ पे अगर ma फोर्स कम है, फोर्स स्मॉल है, मिनिमम फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू 2mg, यहाँ से कभी 2mg स्ट्रांग हो जाएगा तो 2mg पूरे सिस्टम को डाउनवर्ड पुल करेगा, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है, इसीलिए हमें दोनों केसेस हमेशा सोचने रहते हैं कि अगर अप द प्लेन जा सकता है तो क्या होगा, डाउन द प्लेन जा सकता है तो क्या होगा। बट उसमें अगर डायरेक्शन ही रिवर्स करता है तो हम किसी भी एक केस के लिए सॉल्व कर लेंगे और दूसरे केस के आंसर को फाइंड करने के लिए म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर देंगे।
तो फ्रिक्शन डाउन द प्लेन हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन अगर लिखेंगे कि ठीक है भाई, यहाँ से तो एम ए इज इक्वल टू ऐसा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग तक जा सकती है। अब हम अगर हम इक्वेशन लिखते हैं फॉर एम, फॉर स्मॉल इक्वेशन हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू एम ए फॉर टू एम, फॉर टू एम इक्वेशन लिखेंगे n इज इक्वल टू 2ma, और यहाँ से t इज इक्वल टू fl, f लिमिटिंग प्लस 2mg। तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू n, और n की वैल्यू है 2ma, तो म्यू इंटू 2ma प्लस 2mg इज इक्वल टू टेंशन। तो ये जो टेंशन की वैल्यू होगी, टेंशन इज इक्वल टू 2 म्यू एम ए। सर T इक्वल टू एम ए कैसे लिखे? एक्सेलरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, यस सर। ये तो इक्विलिब्रियम में। सर अगर एक्सेलरेशन को तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना सर, लेफ्ट की तरफ। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ से। तो यहाँ वाले ऑब्जर्वर के लिए तो ये मूव नहीं है ना। कंडीशन हमें क्या फाइंड कर रहे हैं कि किस कंडीशन में ये मूव नहीं करेगा। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक पे है उसके लिए तो ब्लॉक वहीं का वहीं है ना, वो मूव नहीं करेगा। वही चीज तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि किस फोर्स तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो T इज इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से एम ए पुट कर दिया, एम ए इज इक्वल टू 2 म्यू एम ए प्लस 2 एम जी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी m minus 2 mu m into a is equal to 2 mg. m cancel out, a is equal to 2g divided by 1 minus 2 mu. Yes, sir. 1 minus 2 mu। तो जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे f बाई 7m था, f बाई 7m, तो f बाई 7m जो फोर्स होगा यहाँ से सॉल्व करेंगे, f इज इक्वल टू 14 mg डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू। ये फोर्स कौन सा है? ये Yes, sir. मैक्सिमम है, ये फोर्स मैक्सिमम है। मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करना है? रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू। मिनिमम फाइंड करने के लिए हो जाएगा 14 mg Yes, sir. डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 म्यू। Plus 2 mu. Yes, प्लस sir. करने से देखो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस की वजह Yes, से sir. डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव में है, डिक्रीज है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम्स और मिनिमम। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में या इसके इक्वल हम कुछ भी फोर्स अप्लाई करें, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मैक्सिमम से स्मॉल हो और मिनिमम से ज्यादा। इनके बीच में एक रेंज ऑफ वैल्यूज हमें मिलेगी, रेंज ऑफ वैल्यूज, जिसके लिए वो हर केस में जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। जब बिल्कुल मैक्सिमम से भी ज्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम से ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो एम ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एम ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अगर फोर्स की वैल्यू कम है तो अभी 2mg स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये जो है डाउन डायरेक्शन में स्लिप होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की वैल्यूज को चेंज करने से ये होगा। तो हमेशा ऐसे इक्विलिब्रियम टाइप के सिचुएशन में कहीं पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज, मिनिमम एक मैक्सिमम के बीच में जो भी फोर्स लगाएंगे, हाँ, अब वही अगर स्मूथ सरफेस होता तो जो भी फोर्स लगाएंगे, हाँ जो भी फोर्स लगाएंगे उसके आगे बोलो तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से स्मूथ टोटल के लिए वैल्यूज देखो, स्मूथ के लिए वैल्यू देखो, आप म्यू अगर 0 कर दिया, मान लो यही सरफेस स्मूथ होते सारे, तो म्यू की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो 14 mg दोनों ही केस में आएगा। मतलब स्मूथ सरफेस में नो चांस, सिंगल वैल्यू है जहाँ पे वो बैलेंस कर पाएगा। बट फ्रिक्शन के केस में हमेशा हमें रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? तो फ्रिक्शन कैसे नीचे हुआ तरह फिर से बोल दीजिए। फ्रिक्शन स्यूडो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है,
एम ए अगर हम मैक्सिमम मानते हैं, एम ए अगर मैक्सिमम मानते हैं, तो ये पूरा सिस्टम स्यूडो फोर्स की वजह से अप द प्लेन मूव करना चाहेगा। तो ये भी क्या होगा, अप द प्लेन जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डाउन द प्लेन एक्ट करेगा। ठीक है, सर यस सर। सर अगर यहाँ पे रॉक सरफेस होता तो फिर यहाँ पे ए इज इक्वल टू मतलब थोड़ा चेंज हो जाता, वहाँ पे फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो जाता हाँ उसके फॉर्मूले में। हाँ, चेंज हो जाएगा। रफ सरफेस होगा तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, फ्रिक्शन तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये था हमारा स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन। स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन ये तो हमने लिख लिया ना, एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन एंड अप द प्लेन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर डाउन द प्लेन जा रहा है तो एक्सेलेरेशन कितना है, ये अगर डाउन द प्लेन मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए था, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यस सर। और अगर यही ब्लॉक अप द प्लेन अगर एक्सेलेरेट होता है तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, अप द प्लेन अगर एक्सेलेरेट होगा, जो एक क्वेश्चन बताया था कि अगर अप द प्लेन ऐसे प्रोजेक्ट किया तो उसमें तो यहाँ से एम जी साइन थीटा और ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पे एम जी साइन थीटा और यहाँ से फ्रिक्शन, ये दोनों जो है ऐसे होंगे, तो अप द प्लेन डाउन द प्लेन फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फिर इसमें बताया था कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या है, वो फोर्सेस कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर एक्सेलरेट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये सब स्यूडो फोर्स हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। सर कल HCV का 30 वाला नंबर भी आप दिए थे। हाँ दिया था, 30 था। यस ब्लॉक ऑन ब्लॉक। HCV एक साथ डिस्कस करेंगे उसमें, कि थोड़ा थोड़ा जो है टाइम दोगे अपने आप को, ऐसा नहीं कि तुरंत एक दिन अटेम्प्ट किए 5 मिनट क्वेश्चन पढ़े फिर हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सोचोगे, नहीं हो रहा है ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लो, रिवाइज कर लो, सोच लो, फिर से दोबारा अटेम्प्ट करो। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। सर तो क्वेश्चन में डाउट था। डाउट बाद में डिस्कस करेंगे, HC वर्मा जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। डाउट है तो उसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करो, ठीक है। यस सर। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो जैसे मान लो कि यहां से कोई भी ऐसे ब्लॉक प्लेस किए हुए हैं, यहाँ पे कोई फोर्स ऐसे दिया हुआ रहेगा, 2 ब्लॉक हो सकते हैं, 3 ब्लॉक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 3 पे भी सेम लॉजिक। अब इसमें क्या है कि तुम्हारा जजमेंट जो है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस बहुत इजी है, बट इक्वेशन वाइज बहुत इजी है, थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जैसे मान लो अगर ये ऐसा हो रहा है तो तुम ये सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, कि अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, ए पे अप्लाई कर रहा है या बी पे अप्लाई कर रहा है, तो ऐसे चांसेस हैं कि दोनों एक साथ मूव करने लगे, ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर, दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं। यस सर। ये चांस है कि ओनली जो है बी मूव कर जाए आगे, ओनली बी मूव कर जाए, ए वहीं पे रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम अगर मान लो फोर्स अगर ऐसे हम करें, ऐसे करें, तो भी चांसेस हैं कि दोनों सेपरेट मूव करें, दोनों सेपरेट मूव करें। यहाँ पे ए जो है, ए को पुल किया जा रहा है तो दोनों सेपरेट मूव करें, या दोनों एक साथ मूव करें। अच्छा, सेपरेट मूव कर रहे होंगे तो किस टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होगा? अगर सेपरेट मूव करें तो किस टाइप का? सर काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर सेपरेट मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर स्टैटिक दोनों एक साथ टुगेदर मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक जनरल एक फ्रेमवर्क लिखूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, उस फ्रेमवर्क को, स्टेप्स को माइंड में रखना है, फिर उसको अप्लाई करना है। 100% अभी ये फ्रेमवर्क्स में हो सके तुम्हें कुछ बेचैन हो जाओ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्या हम अप्रोच हम लोग क्या लेंगे कि ऐसे टाइप की सिचुएशन में जहां पे मुझे क्लियर नहीं है कि ये दोनों एक्चुअल में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं या एक साथ मूव कर रहे हैं, ऐसे केस में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि assume both the blocks are moving together। assume both are all जो भी हैं, अभी 2 ब्लॉक के लिए हम लिख लेते हैं both the blocks are moving together। पहला ये फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा, हमें नहीं पता, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे, देखते ही समझ जाओगे तो बात अलग है, बट बचपन में ऐसे स्टार्ट करना है कि assume both the blocks are moving together, then find common acceleration। find दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, find common acceleration, ठीक है। from that common acceleration find common acceleration find करने के बाद find frictional force between the blocks। वो मान लिया हमने, फाइंड कर लिया F। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमारे लिमिटिंग से कम है, अगर लिमिटिंग से कम है या उसके बराबर है, तब तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है, एंड बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ये हमारा एजम्पशंस करेक्ट है कि अगर दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन स्टैटिक, अभी बताया तुमने, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और अगर फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तो वो लिमिटिंग से कम होगा या उसके इक्वल हो सकता है, तो उस केस में हमारा एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर ऐसा आ गया कि कैलकुलेट करने के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा आ गई, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि साथ मूव कराने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं, लिमिटिंग से ज्यादा कोई फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या है कि हमारा A = AC का जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो फिर क्या करेंगे, फिर ब्लॉक को जो है स्लिप करा देंगे। देन अगेन अगर ऐसा केस हुआ, देन रीड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम यूजिंग काइनेटिक फ्रिक्शन तो अब एक्ट कर रहा है, स्लिप कर रहा है, हमें श्योर हो गया। तो ड्रॉ फिर यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम यूजिंग FK एंड फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड डिफरेंट एक्सेलरेशन A1 एंड A2। स्लिप कर रहे हैं तो दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, तो ये हम स्टेप फॉलो करेंगे। 3 ब्लॉक के लिए भी सेम अप्रोच है, पहले हम तीनों को मान लेंगे एक साथ, और उसके बाद फिर जो भी है फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है, लिमिटिंग से ज्यादा आ रहा है तो ये ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, इस स्टेप को अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखो बस, उसके बाद फिर जिसको जो डाउट होगा पूछना। मान लिया कि पॉसिबिलिटी बहुत होंगे, तुम्हें बेसिक स्टेप्स दिमाग में रखने हैं। मान लिया कि यहाँ पे ये है, ये 2 ब्लॉक हैं, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, और यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लेते हैं, म्यू = 0.4, म्यू = 0.5 कर देते हैं, 0.5, और दोनों सेम है, म्यू = 0.5। तो मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे 20 न्यूटन, और ये सरफेस अगर मान लेते हैं स्मूथ है, फोर्स अप्लाई किया। बॉटम वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन, और पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक ऐसे प्रॉब्लम है हमेशा में, अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 and 3। फ्रिक्शन फोर्स भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा ये है कंफ्यूजन कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं, नहीं कि, तो हमें क्या है कि वही स्टेप्स एज्यूम कर लेंगे कि पहले लेट्स एज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो ये हम एज्यूम कर लेंगे।
सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अरे भाई बेचैन क्यों हो रहे हो, रुक तो जाओ। करेक्ट आंसर देना है, जल्दी आंसर नहीं देना है। हाँ ठीक है, तो ये हुआ। अब इनको अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक साथ, तो नेट फोर्स इज 20 न्यूटन। तो व्हाट इज द कॉमन एक्सीलरेशन? अरे कॉमन एक्सीलरेशन 2 बता रहा है, ये अजीब हाल है। सर कॉमन एक्सेलरेशन 4 ही होगा। हाँ कॉमन 4 एक्सीलरेशन 4 ना, नेट 4 फोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 24 है। ये तो इसमें भी अभी है, ये 20 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस कॉमन एक्सीलरेशन के बाद फिर से हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अब 2 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? तो देखेंगे फोर्स एक्ट कर रहा है 3 kg पे, मतलब इस फोर्स की वजह से इसकी मूव करने की टेंडेंसी है राइट की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस 2 kg के रेस्पेक्ट में आगे निकलना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन की इच्छा होगी कि चलो साथ साथ रहो, साथ साथ फ्रिक्शन हो गया इसके ऊपर पीछे, और न्यूटन थर्ड लॉ से इसके ऊपर फ्रिक्शन हो जाएगा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो अगर कोई पूछेगा कि इसको 3 kg को तो 20 न्यूटन ले जा रहा है, 2 के मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो 2 के मोशन के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 2 kg वहीं का वहीं रह जाता और 3 kg मूव कर जाता। ठीक है, तो ये तो हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने एक्सीलरेशन डिनोट कर दिया, a जिसकी वैल्यू है 4 और इसकी भी एक्सीलरेशन की वैल्यू है 4। तो ऐसे केस में हम फ्रिक्शन कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। एक साथ एज्यूम किया है तो चाहे तो हम ये लिख लें, F इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ये इज इक्वल टू 8 न्यूटन। और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, 20 माइनस F इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए हो जाएगा 4 इंटू 3। तो ये भी यहाँ से भी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, सेम आएगा, तुम्हारे सॉल्व करने के ऊपर है। तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो बस जल्दी कहाँ से आ जाएगा? जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अब हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है उसे चेक करना है। तो लिमिटिंग वैल्यू है 0.8, 10 न्यूटन है। n की वैल्यू है यहाँ पे, तो 0.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन नहीं है, वो सर n की 10 वैल्यू होगा। 20, तो ये हो जाएगा 10 हाँ, न्यूटन। Yes, sir. तो जो डिजायर्ड रिक्वायर्ड वैल्यू है फोर्स की, मतलब दोनों अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो कंडीशन यही है कि F जो है उसे कम होना चाहिए और ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा कॉमन एक्सीलरेशन का assumption बिल्कुल करेक्ट है और ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। आई बात समझ में? स्टेप समझ में आया? यस सर, यस सर। अब इसमें मान लो कि ठीक है, यही क्वेश्चन में ये 20 न्यूटन के फोर्स को एक बार फिर से हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे, उसमें तुम जो है थोड़ा सॉल्व करते रहो। यही 20 न्यूटन को हम 2 kg पे अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले पे। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पहले ये बता दो, कोई डाउट स्टेप्स अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम? सर या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन, सर वो वाला पॉइंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन mg 20, यस सर। तो म्यू की वैल्यू 0.5। यस। सेम में अगर मान ले फोर्स हम अप्लाई करते हैं इस पे 2 पे अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन, ये 2 and 3 फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इज इक्वल टू 0.5। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फर्स्ट स्टेप कॉमन फाइंड कर लिया, कॉमन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। कॉमन भी जो नहीं फाइंड कर रहे हैं वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन के बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी तो फ्रिक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो अब ये देखेंगे 2 kg के ऊपर फोर्स एक्ट कर गया 20 न्यूटन, तो 2 kg की इच्छा है कि चला जाए आगे,
तो फ्रिक्शन क्या करेगा साथ साथ, तो ये करेगा अपोज इसका। अब 3 kg पे फ्रिक्शन क्या है, 3 kg पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 3। डायरेक्शन के लिए बताया था कि सरफेस को स्मूथ कंसीडर करो, रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन देखो और उसके अपोजिट में फ्रिक्शन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड, और इनका कॉमन एक्सीलरेशन है यहाँ पे 4, इसका भी कॉमन एक्सीलरेशन है 4। तो यहाँ से हमारे लिए अभी लोअर वाले ब्लॉक से कैलकुलेट करना थोड़ा सा डायरेक्ट रहेगा। F = 4 × 3, 4 × 3 ये हो जाएगा 12 न्यूटन। या यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस F = 2 × 4, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो यहाँ से आ जाएगा F = 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। तो जिस भी Yes, तरीके sir. से सॉल्व करना चाहो, बट यस सर। कौन सा ब्लॉक कन्वीनियंट है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट आएगा। तो अब Yes, हमारी sir. लिमिटिंग Yes, वैल्यू sir. हमारे Yes, पास sir. है, लिमिटिंग वैल्यू = 0.5 × 2, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो अब ये डिजायर्ड है, दोनों को एक साथ मूव करने के लिए चाहिए 12 न्यूटन और मैक्सिमम औकात है 10 न्यूटन की। सो F = ग्रेटर देन FL, इसका मतलब 2 kg इज Kinetic मूविंग। इसका मतलब है यस कि both the blocks are slipping with respect to each other. There is a no common acceleration. So A = AC जो है वो wrong है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे 20 होगा ना? क्या 20? सर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा। 2 लिखे हैं। ओहो ठीक है, तुरंत आक्रामक हो जा रहे हो तुम। ये यहाँ से 20 एक्ट कर रहा है, तो दोनों के रिलेटिव मोशन को जूम कर लेंगे। अब रिलेटिव मोशन अगर एक्ट हो रहा है तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया 20, और यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा 10। यहाँ पे कितना होगा, ये लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg? एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg A = एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg सेकंड्स पर 20 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक? लोअर ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कुछ हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। 3.3 मीटर पर Yes. सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स? फ्रिक्शनल फोर्स = 10 न्यूटन। एंड 10 व्हाट मीटर। व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर। सर कांस्टेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए नहीं बोला जाएगा? नहीं, वहां तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन होगी, तब म्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है सर। समझ पाए? देखो दोनों ही केस में है, तो अब सर? इसको हाँ बोलो। सर यहाँ पे 12 क्यों नहीं लिया आप? 12 फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है दोनों के साथ साथ मूव करने के लिए, बट मैक्सिमम तो लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ यस सर। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया होगा तो हम ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लेके हाँ सॉल्व करें। हाँ लिमिटिंग तो स्टैटिक की वैल्यू होती है, तो अगर दोनों सेपरेट होंगे, डिफरेंट होंगे, तो हम दोनों को इक्वल ले लेंगे। देख लो सौम्यदीप एंड रवि। सर ये जो ऊपर वाला में अभी जो फोर्स लग रहा है ऊपर ब्लॉक में, उसमें तो मतलब फिर भी तो हम पहले से एजम्पशन लिया ना कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे टुगेदर। हाँ तो वहीं पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ तो वही उनका हमने एजम्पशन लेके वो चीज कैलकुलेट किया ना, एजम्पशन लेके वो चीज कैलकुलेट किया। मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, दोनों साथ साथ मूव करके फ्रिक्शन फाइंड करें, तो वो फ्रिक्शन तो आना चाहिए कम, लेकिन वो तो आ नहीं रहा। यस सर। तो इसलिए वो एजम्पशन हमारा गलत हो गया। कि ऐसे केसेस में हमें चेक करना पड़ेगा खुद से ही क्या है क्या नहीं। और वे देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टेप इतने ही है, बाकी सब कुछ भी क्वेश्चन चेंज हो, हमेशा अप्रोच हमें इतने यही रखना है। सर एफ का वैल्यू एफएल से सर कम हुआ तो कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा सर है। वो तो, क्या वो? ये सर जो सर यहाँ पे सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर एफ एक्ट कर रहा होगा नीचे के वाले ब्लॉक में, और हाँ। ऊपर वाले ब्लॉक में सर उस डायरेक्शन में एफ मींस कर रहा होगा, तो सर मींस ओके सर। अरे ये क्या हुआ? क्या बोल रहा था?
ठीक है, हो गया, खुद से पूछ सर रहे अगर 3 ब्लॉक होगा इसमें हमें सेम क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है 0.5 ही रख देता हूँ इसको, 0.5 या 0.5 ही ले लेते हैं इसको, दोनों सेम है, 2 3 है। अब फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, एक F जो है वो हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है, फाइंड द F मैक्सिमम सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ F both the blocks move together, both the blocks move together, दोनों ब्लॉक मूव करें, इसके लिए हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा वहीं से कि ये जो है नेट फोर्स जो को पहले हमें जूम करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू बाई 5। तो पहले क्या है कि दोनों तरीके से सोचोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, पहले कॉमन एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिमिटिंग की वैल्यू सबसे पहले लिख लेनी है, लिमिटिंग इक्वल टू म्यू इनटू एन, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, पहले लिमिटिंग लिख लेना है। AC इज इक्वल टू F बाई 5, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स मैं सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को अप्लाई कर दूंगा, ये देख लिया, और इसका एक्सेलरेशन है एक कॉमन, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो 2F इंटू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू A, तो ये हो जाएगा फोर्स। और दिस फ्रिक्शन फोर्स अगर बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर देन लेस देन इज इक्वल टू लिमिटिंग, तो यहाँ से आ जाएगा 2F बाई 5 लेस देन इज इक्वल टू लिमिटिंग इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5। तो जो फोर्स होगा, फोर्स को हमेशा कम रहना चाहिए 25 न्यूटन से, 25 न्यूटन या 25 से कम है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसी को हम अपने उस मेथड से करेंगे कि भाई फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना कर सकता है 5 से, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब पूरा सिस्टम कितना एक्सेलरेशन से जा सकता है 5 से, तो नेट फोर्स कितना हो सकता है 5 इंटू 5 25। क्या रही बात समझ में? डिस्कनेक्ट होगा सभी जो है रिजॉइन कर लोगे, डिस्कनेक्ट होगा सभी रिजॉइन कर लोगे। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन दे सकता है 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, मतलब पूरे सिस्टम का Yes, कॉमन sir. एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 5, तो ये फोर्स कितना Yes. एक्ट कर सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 5 25। कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। बिना डाउट के इतना जल्दी समझ जा रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है, बताओ भाई। ठीक है सौम्यदीप, सर ये F लिमिटिंग 1 न्यूटन होगा ना? लिमिटिंग 1 न्यूटन होगा, शाबाश। सर एक मिनट, n इज इक्वल टू 2 है, सर ये F इज इक्वल टू 2F बाई 5 क्यों लिखे? मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ सर ठीक है। मास इंटू Yes. एक्सेलरेशन। तो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड, जल्दी बताओ। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, नहीं, अभी फ्रिक्शन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ओनली किस ब्लॉक के मोशन के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, वो है 3 Three. kg। तो 3 kg के लिए ये फ्रिक्शन इधर है, ये फ्रिक्शन है 10, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, दैट मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 बाई 3। तो पूरा सिस्टम अगर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा जो कि फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा, तो ये छोड़ देगा साथ, दोनों हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ से जो F होगा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्टली टोटल मास 5 इंटू 10 बाई 3, तो हो जाएगा 50 बाई 3। क्या ये बात समझ में? तो आंसर यस सर। यस Excuse सर। me, sir. ठीक है। Yes, हाँ बोलो sir. बोलो। सिर्फ F के लिए ही क्या सेम एक्सेलरेशन में मूव कर सकते हैं? F से कम हुआ तो नहीं कर सकते? मैं F से कम पे, जिसके लिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम भी होगा तो भी मूव करेगा ना, मैक्सिमम मतलब क्या, उससे कम होगा तो भी साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। यस सर। तो तो मैक्सिमम वहाँ पे वैल्यू, सर हाँ अगर तो सर
मैक्सिमम बोलेगा तो हम एप लिमिटिंग को हर वक्त लेंगे, मींस जिसमें सर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उसमें एप लिमिटिंग एक्ट करा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम निकल आएगा एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम का लास्ट वेरिएशन है, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फोकस करोगे। ये फोर्स ऐड कर रहा है 10T, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है एंड म्यू की वैल्यू 0.5। म्यू की वैल्यू पहले तो हमें FL लिख देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें लिखना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है यहाँ पे 10, FL इज इक्वल टू 10, FL पहले 10 कैलकुलेट कर लिया, फिर जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, मान लिया पहले क्या मानते हैं कि सब कुछ साथ साथ ही है, फिर ये एक साथ मूव कर, अब ये हमारा वेरिएबल फोर्स है, 10T का मतलब क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फोर्स हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो किसी मोमेंट पे ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सलेशन है, कॉमन एक्सलेशन पहले तो हम शुरुआत हमारी हमेशा वैसी रहती है, कॉमन एक्सलेशन। तो इस फोर्स के वजह से फॉरवर्ड जाना चाह रहा है 2 kg के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फॉरवर्ड तो वो हम फाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन एक्सलेशन, दैट कॉमन एक्सलेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू 5, तो कॉमन एक्सलेशन इज इक्वल टू 2T। अब यहाँ से ऐसा कब तक चलेगा, ये साथ साथ कब तक चलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमन एक्सलेशन तो 2T है, तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg मास इनटू एक्सलेशन 2T, तो ये हो जाएगा 4T। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है लेस देन इज इक्वल टू 10 ना हो, F शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4T लेस देन इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा 2.5। 2.5 सेकेंड तक दोनों एक साथ मूव करते रहेंगे। अब ये तो हमें पता ही है, 25 तो हमने फाइंड किया था कि 25 तक वो जाते रहेंगे, पहला वाला केस, तो 25 को इक्वेट कर देंगे तो 2.5 सेकेंड तक ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। 2.5 सेकेंड तक साथ चले, उसके बाद क्या हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे दोनों सेपरेट। जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो आफ्टर t ग्रेटर देन 2.5, t ग्रेटर देन 2.5 पे दोनों का साथ छूट जाएगा और यहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा कौन, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और 3 kg पे भी क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा वो। और ये जो है 10T, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक हो जाएगा कांस्टेंट 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना है सर, ऐसा होगा तब तो क्या वो गिर जाएगा उसके ऊपर से, नहीं, लेंथ वेंथ का कंस्टेंट नहीं मानना है, वो तो गिरने वरने का ये सब जो है इलॉजिकल डाउट नहीं, कि ये है लेंथ सफिशिएंट है। तो ये A2 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन जो है A3, जो A3 होगा, A3 हो जाएगा 10T माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10/3T माइनस 1। तो अब ये इसके ऊपर लोअर ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये तो वेरिएबल है, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता ही जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का साथ छूट जाएगा और इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन ऑफ वर्सेस टाइम t। तो क्या करेंगे, पहला एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब तक एक साथ चल रहे हैं दोनों 2.5 सेकंड तक ग्राफ आ जाएगा 2t, a इज इक्वल टू 2t, तो 2t को जो है ड्रॉ कर देंगे। 2t जो है क्या पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला या सर्किल, a इज इक्वल टू 2t, किस टाइप का ग्राफ होगा सौम्यदीप? स्ट्रेट लाइन होगा। रवि, पैराबोला या सर्किल? लीनियर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहाँ पे मैं θ1 लिखता हूँ तो tan θ1 क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू 2t है, तो यहाँ पे tan θ1 जो होगा, tan θ1 इज इक्वल टू 2 होगा, tan θ mx प्लस c, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, m जो है वो 2 है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम 2.5 सेकेंड, वो मनहूस घड़ी जब दोनों बिछड़ गए। t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट से जाएगा और यहाँ पे
ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो दूसरा ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये देखो, ये होगा, ये भी क्या है, ये भी किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ही है, और सभी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 10/3, 10/3 मतलब 3.3, 3.3 मतलब tan थीटा की वैल्यू 3.3, तो जो ये लाइन होगी उससे स्लोप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बढ़ गया ना। तो ये जो है ये बढ़ जाएगा एंगल, थोड़ा सा ये ऐसे होगा, दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा θ2, और ये होगा tan θ2 इज इक्वल टू 10/3, और ये क्या है, ये है इसका इंटरसेप्ट है नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग तो ओरिजिन था ये, तो इसको अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ गया ये, और ये वैल्यू है -10/3 इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा कंप्लीट ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ये मासूम ग्राफ ऐसा होएगा। सर ग्राफ को एक्सटेंड क्यों किया, थोड़ा समझ में नहीं आया, -10/3 तक समझाने के लिए ही किया, समझ नहीं आया। इंटरसेप्ट -10/3 है, तो वो इंटरसेप्ट -10/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्सटेंड होता है स्ट्रेट लाइन तो ये यहाँ पे -10/3 पे कट करता, mx + c, mx + c, यस सर। तो c तो y इंटरसेप्ट ही है। तो अभी दिखने में अच्छा लग रहा है, समझने में मुश्किल। रवि सोच रहा है क्या चल रहा है भाई, अच्छा होता सो गया होता आज। क्यों रवि, सब ठीक है, ऑल इज वेल? ये फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसमें वो 10t करके मतलब गिवन रहेगा वो सब। हाँ, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, कुछ वेरिएबल फोर्स गिवन होगा तभी तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। यस सर। कि कोई भी टाइम पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये सारे इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमें एक्सेलरेशन वेरिएबल फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स बोथ आर मूविंग टुगेदर, कांस्टेंट फोर्स बोथ आर मूविंग सेपरेट। तो कुछ एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा इमीडिएट, सिर्फ तुम्हें उसमें ये बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये 4 and 7, 4 and 6, और यहाँ पे है 0.8, फिलहाल के लिए दोनों सेम है। कितना मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड बस वो फोर्स ऊपर अप्लाई कर देना है। आंसर बता दो यार, ताकि आज तुम आंसर दे दोगे मैं खुश हो जाऊंगा, आज का मेरा काम हो जाएगा। नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, जल्दी बता दो। ए एंड बी। हाँ तो क्वेश्चन क्या है? लो भाई, maximum force which can be applied on this system so that both the blocks are moving together। एक बार नीचे से पुल करने की कोशिश करते हैं, एक बार ऊपर से आंसर दिया जाए करेक्ट सोच समझ के। कॉमन एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन, फर्स्ट केस में किसको लेते हैं, जिसको सिर्फ फ्रिक्शन मूव करा रहा है। सेकंड आंसर 160/3, 3/4 आ जाएगा। सेकंड में 80/6, सेकंड का 160/3, 160/3 ठीक। सर सेकंड में 80/6, 160/3 160/3 ठीक है। एफ लिमिटिंग यहाँ फाइंड करेंगे, एफ लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन 0.8 इंटू एन की वैल्यू है 40, तो क्या लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 32। 32 यस तो सर। ये हो जाएगा 32 हुआ, तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है, वही हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा AC इज इक्वल टू
32 डिवाइडेड बाय 32/4 स्ट्रेट हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स मैक्सिमम उतना एक्सेलरेशन दे तो काम चल जाएगा। सो F मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू m इंटू a, तो m हो जाएगा 10 इंटू a हो जाएगा 8, तो 80 न्यूटन होगा इसका आंसर। 80 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन। सेकंड केस में सेम मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो है लोअर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग तो सेम रहेगी। व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन प्रोवाइड टू 6 kg इज 32 divided by 6. So what is the maximum Yes, sir. force? Maximum force F is equal to mass, total mass 10 kg by 32 divided by 32 6. So 53.3. तो ये 16/3, तो 160/3 न्यूटन। आगे बात समझ में कंप्लीट। फिर इसका आंसर 53.3 आएगा। हाँ हाँ ठीक है, यस, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सही है, वो करेक्ट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है, उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ये फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, कॉमन चीज है। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यही है। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये 1 kg है, ये 4 kg है। यहाँ पे म्यू s इज इक्वल टू 0.8 एंड म्यू k इज इक्वल टू 0.5। मैक्सिमम फोर्स फॉर विच दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इसके लिए फाइंड करना है। दूसरा है कि पार्ट ए है और बी पार्ट है, ये ब्लॉक है और यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन। 100 क्या 50 न्यूटन कर देते हैं, 50 न्यूटन। ये 1 kg, ये 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.9, इसको 2 कर देते हैं 2, तो 0.8 और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.1। नीचे भी फ्रिक्शन अभी स्मूथ नहीं है। तो ये 50 न्यूटन है और 50 न्यूटन में इसको चेंज ही कर देते हैं। ये छोड़ो, एक बार 50 न्यूटन के लिए सॉल्व कर लेना ऐसे। ये छोड़ो, तुम कहोगे कि ये सब आसान क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, बेकार है। इसको क्या कर देते हैं, ये 10t है, F इज इक्वल टू 10 इंटू t। डाउन में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8, मास है 2 kg और यहाँ पे 1.4। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम, F मैक्सिमम फॉर विच both are moving together, for which both are moving together. ये 2 प्रॉब्लम है, आराम से टाइम देना है, सोचना है, एनालाइज करना है। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट है तुम्हारे सोचने के लिए, सारी चीज़ें इसमें जो है कवर हो जाएंगी कि वेरिएबल क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस मोमेंट पे दोनों का कांटेक्ट छूट जाएगा, किस मोमेंट तक दोनों। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड। जल्दी बताओ। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। नहीं, अभी फ्रिक्शन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ओनली किस ब्लॉक के मोशन के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, वो है 3 kg।
तो 3 kg के लिए ये फ्रिक्शन इधर है, ये फ्रिक्शन है 10, मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर सकता है, दैट मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 10/3। तो पूरा सिस्टम अगर इस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगा जो कि फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा, तो ये छोड़ देगा साथ, दोनों हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ से जो F होगा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्टली टोटल मास 5 × 10/3, ये हो जाएगा 50/3। क्या ही बात समझ में? तो आंसर हाँ ये सर। यस सर। सर ठीक है। हाँ बोलो। सिर्फ एप के लिए है क्या सेम एक्सेलरेशन में मूव कर सकते हैं, एप से कम हुआ तो नहीं कर सकते? मैं एफ से कम पे, जिसके लिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम भी होगा तो भी मूव करेगा ना, मैक्सिमम मतलब क्या, उससे कम होगा तो भी साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, यस सर। तो मैक्सिमम वहाँ पे वैल्यू, सर हाँ अगर तो सर मैक्सिमम बोलेगा तो हम एप लिमिटिंग को हर वक्त लेंगे, मींस हाँ। जिसमें सर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उसमें एप लिमिटिंग ऐड करा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम निकल आएगा एक्सेलरेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम का लास्ट वेरिएशन है, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फोकस करोगे। ये फोर्स ऐड कर रहा है 10T, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, एंड म्यू की वैल्यू 0.5। म्यू की वैल्यू पहले तो हमें FL लिख देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें लिखना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है यहाँ पे 10, FL इज इक्वल टू 10, FL पहले 10 कैलकुलेट कर लिया, फिर जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, मान लिया पहले क्या मानते हैं कि सब कुछ साथ साथ ही है, फिर ये एक साथ मूव कर, अब ये हमारा वेरिएबल फोर्स है, 10T का मतलब क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फोर्स हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो किसी मोमेंट पे ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलेरेशन है, कॉमन एक्सेलेरेशन, पहले तो हम शुरुआत हमारी हमेशा वैसी रहती है, कॉमन एक्सेलेरेशन। तो इस फोर्स की वजह से फॉरवर्ड जाना चाह रहा है 2 kg के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फॉरवर्ड, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन एक्सेलेरेशन, दैट कॉमन एक्सेलेरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू 5, तो कॉमन एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 2T। अब यहाँ से ऐसा कब तक चलेगा, ये साथ साथ कब तक चलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमन एक्सेलेरेशन तो 2T है, तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg मास इनटू एक्सेलेरेशन 2T, तो ये हो जाएगा 4T। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है लेस देन इज इक्वल टू 10 ना हो, F should be less than is equal to 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4T less than is equal to 10, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा 2.5 सेकेंड तक दोनों एक साथ मूव करते रहेंगे। अब ये तो हमें पता ही है, 25 तो हमने फाइंड किया था कि 25 तक वो जाते रहेंगे, पहला वाला केस, तो 25 को इक्वेट कर देंगे तो 2.5 सेकेंड तक ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। 2.5 सेकंड तक साथ चले, उसके बाद क्या हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे दोनों सेपरेट। जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो आफ्टर t ग्रेटर दैन 2.5, t ग्रेटर दैन 2.5 पे दोनों का साथ छूट जाएगा और यहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा कौन, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और 3 kg पे भी क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा वो। और ये जो है 10T, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, एक्सेलेरेशन ऑफ अपर ब्लॉक हो जाएगा कांस्टेंट 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना है सर, ऐसा होगा तब तो क्या वो गिर जाएगा उसके ऊपर से, नहीं, लेंथ वेंथ का कंस्टेंट नहीं मानना है, तो गिरने वरने का ये सब जो है इलॉजिकल डाउट नहीं, कि ये है लेंथ सफिशिएंट है। तो ये A2 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलेरेशन जो है A3, तो जो A3 होगा, A3 हो जाएगा 10T माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10/3T माइनस 1। तो अब ये इसके ऊपर लोअर ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये तो वेरिएबल है, तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ता ही जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का साथ छूट जाएगा और इसका एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ फॉर एक्सेलेरेशन ऑफ वर्सेस टाइम t। तो क्या करेंगे, पहला एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब तक एक साथ चल रहे हैं दोनों 2.5 सेकंड तक ग्राफ आ जाएगा 2t, a इज इक्वल टू 2t, तो 2t को जो है ड्रॉ कर देंगे। 2t जो है क्या पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला या सर्किल,
a is equal to 2t, किस टाइप का ग्राफ होगा सौम्यदीप? स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगा। रवि, पैराबोला या सर्किल? द लीनियर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहाँ पे मैं थीटा 1 लिखता हूँ तो tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू 2t है, तो यहाँ पे tan थीटा 1 जो होगा tan थीटा 1 इज इक्वल टू 2 होगा, tan थीटा mx प्लस c, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, m जो है वो 2 है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम 2.5 सेकेंड, वो मनहूस कड़ी जब दोनों बिछड़ गए। t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, सो एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट से जाएगा, और यहाँ पे ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो दूसरा ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन अलग हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ये देखो, ये होगा, ये भी क्या है, ये भी किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ही है, और सभी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 10/3, 10/3 मतलब 3.3, 3.3 मतलब tan थीटा की वैल्यू 3.3, तो जो ये लाइन होगी उससे स्लोप ज्यादा हो जाएगा, तो बढ़ गया ना, तो ये जो है ये बढ़ जाएगा, एंगल थोड़ा सा ये ऐसे होगा, दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा 2, और ये होगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू 10/3, और ये क्या है, ये है इसका इंटरसेप्ट है नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग तो ओरिजिन था ये, तो इसको अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ गया ये, और ये वैल्यू है -10/3 इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा कंप्लीट ग्राफ, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ये मासूम ग्राफ ऐसा होएगा। सर ग्राफ को एक्सटेंड क्यों किया, थोड़ा समझ में नहीं आया, -10/3 तक समझाने के लिए ही किया, समझ नहीं आया। इंटरसेप्ट -10/3 है, तो वो इंटरसेप्ट -10/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्सटेंड होता है स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे -10/3 पे कट करता, mx प्लस c, mx प्लस यस सर, तो c तो y इंटरसेप्ट ही है, बताओ अभी। दिखने में अच्छा लग रहा है, समझने में मुश्किल। रवि सोच रहा है क्या चल रहा है भाई, अच्छा होता सो गया होता आज। क्यों रवि, सब ठीक है, ऑल इज वेल? ये फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसमें वो 10t करके मतलब गिवन रहेगा वो सब? हाँ, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, कुछ वेरिएबल फोर्स गिवन होगा तभी तो उसका एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा। यस सर। कि कोई भी टाइम पे हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो ये सारे इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमें एक्सेलेरेशन वेरिएबल फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स बोथ आर मूविंग टुगेदर, कांस्टेंट फोर्स बोथ आर मूविंग सेपरेट। तो कुछ एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा इमीडिएट, सिर्फ तुम्हें उसमें ये बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये 4 and 7, 4 and 6, और यहाँ पे है 0.8, फिलहाल के लिए दोनों सेम है। कितना मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड बस वो फोर्स ऊपर अप्लाई कर देना है। आंसर बता दो यार, ताकि आज तुम आंसर दे दोगे मैं खुश हो जाऊंगा, आज का मेरा काम हो जाएगा। नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, जल्दी बता दो। ए एंड बी। हाँ तो क्वेश्चन क्या है? लो भाई, maximum force which can be applied on this system so that both the blocks are moving together। एक बार नीचे से पुल करने की कोशिश करते हैं, एक बार ऊपर से आंसर दिया जाए करेक्ट, सोच समझ के। कॉमन एक्सेलरेशन
मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में किसको लेते हैं? जिसको सिर्फ फ्रिक्शन मूव करा रहा है। सर सेकंड का सर 160/3 3/4 आ जाएगा। सेकंड में 80/6। तो सेकंड का 160/3 सेकंड में 160/3 160/3 ठीक। सर सेकंड में 80/6। 160/3 160/3 ठीक है। एफ लिमिटिंग यहाँ फाइंड करेंगे। एफ लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन 0.8 इंटू एन की वैल्यू है 40, तो क्या लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 32। 32 यस तो सर। ये हो जाएगा 32 हुआ। तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है? वही हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन। तो वो हो जाएगा AC 32 डिवाइडेड बाय 4 32/4 स्ट्रेट हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स मैक्सिमम उतना एक्सेलरेशन दे तो काम चल जाएगा। सो F मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू M इंटू A, तो M हो जाएगा 10 इंटू A हो जाएगा 8, तो 80 न्यूटन होगा इसका आंसर। 80 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन। सेकंड केस में सेम मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो है लोअर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग तो सेम रहेगी। व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन प्रोवाइड टू 6 kg इज 32 divided by 6. So what is the maximum Yes, sir. force? Maximum force F is equal to mass, total mass 10 kg by 32 divided 32 by 6. So 53.3. तो ये 16/3, तो 160/3 न्यूटन। आगे बात समझ में कंप्लीट। सर इसका आंसर 53.3 आएगा। हाँ हाँ ठीक है। यस, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सही है, वो करेक्ट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है। उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ये फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स कॉमन चीज है। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यही है। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये 1 kg है, ये 4 kg है। यहाँ पे म्यू s इज इक्वल टू 0.8 एंड म्यू k इज इक्वल टू 0.5। मैक्सिमम फोर्स फॉर विच दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इसके लिए फाइंड करना है। दूसरा है कि पार्ट A है और B पार्ट है, ये ब्लॉक है और यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन। 100 क्या 50 न्यूटन कर देते हैं, 50 न्यूटन। ये 1 kg, ये 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.9, इसको 2 कर देते हैं 2, तो 0.8 और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.1। नीचे भी फ्रिक्शन अभी स्मूथ नहीं है। तो ये 50 न्यूटन है और 50 न्यूटन में इसको चेंज ही कर देते हैं। ये छोड़ो, एक बार 50 न्यूटन के लिए सॉल्व कर लेना ऐसे। ये छोड़ो, तुम कहोगे कि ये सब आसान क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, बेकार है। इसको क्या कर देते हैं, ये 10t है, F इज इक्वल टू 10 इंटू टी। डाउन में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8, मास है 2 kg और यहाँ पे है 1.4। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम, F मैक्सिमम फॉर विच both are moving together, for which both are moving together. ये दो प्रॉब्लम है।
आराम से टाइम देना है, सोचना है, एनालाइज करना है। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट है तुम्हारे सोचने के लिए। सारी चीज़ें इसमें जो है कवर हो जाएंगी कि वेरिएबल क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस मोमेंट पे दोनों का कांटेक्ट छूट जाएगा, किस मोमेंट तक दोनों फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड। जल्दी बताओ। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg। नहीं, अभी फ्रिक्शन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ओनली किस ब्लॉक के मोशन के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है? वो है 3 kg। तो 3 kg के लिए ये फ्रिक्शन इधर है, ये फ्रिक्शन है 10। मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर सकता है? दैट मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 10/3। तो पूरा सिस्टम अगर इस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है। अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगा, जो कि फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा, तो ये छोड़ देगा साथ, दोनों हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ से जो F होगा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्टली टोटल मास 5 × 10/3, ये हो जाएगा 50/3। क्या ये बात समझ में? तो आंसर यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, बोलो। सिर्फ एफ के लिए है क्या सेम एक्सेलरेशन में मूव कर सकते हैं? एफ से कम हुआ तो नहीं कर सकते? मैं F से कम पे, जिसके लिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम भी होगा तो भी मूव करेगा ना। मैक्सिमम मतलब क्या, उससे कम होगा तो भी साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है। यस सर। तो मैक्सिमम वहाँ पे वैल्यू, सर हाँ अगर तो सर मैक्सिमम बोलेगा तो हम एप लिमिटिंग को हर वक्त लेंगे। मींस जिसमें सर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उसमें एप लिमिटिंग एक्ट करा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम निकल आएगा एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम का लास्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फोकस करोगे। ये फोर्स ऐड कर रहा है 10T, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, एंड म्यू की वैल्यू 0.5। म्यू की वैल्यू पहले तो हमें FL लिख देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें लिखना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है यहाँ पे 10, FL इज इक्वल टू 10। FL पहले 10 कैलकुलेट कर लिया, फिर जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, मान लिया पहले क्या मानते हैं कि सब कुछ साथ साथ ही है, फिर ये एक साथ मूव कर। अब ये हमारा वेरिएबल फोर्स है, 10T का मतलब क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फोर्स हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो किसी मोमेंट पे ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलेरेशन है, कॉमन एक्सेलेरेशन पहले तो हम शुरुआत हमारी हमेशा वैसी रहती है, कॉमन एक्सेलेरेशन। तो इस फोर्स के वजह से फॉरवर्ड जाना चाह रहा है 2 kg के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फॉरवर्ड। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन एक्सेलेरेशन। दैट कॉमन एक्सेलेरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू 5। तो कॉमन एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 2T। अब यहाँ से ऐसा कब तक चलेगा, ये साथ साथ कब तक चलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमन एक्सेलेरेशन तो 2T है, तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg मास इनटू एक्सेलेरेशन 2T, तो ये हो जाएगा 4T। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है लेस देन इज इक्वल टू 10 ना हो। F शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4T लेस देन इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा 2.5। 2.5 सेकेंड तक दोनों एक साथ मूव करते रहेंगे। अब ये तो हमें पता ही है, 25 तो हमने फाइंड किया था कि 25 तक वो जाते रहेंगे, पहला वाला केस। तो 25 को इक्वेट कर देंगे तो 2.5 सेकेंड तक ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। 2.5 सेकेंड तक साथ चले, उसके बाद क्या हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे दोनों सेपरेट। जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो आफ्टर t ग्रेटर देन 2.5, t ग्रेटर देन 2.5 पे दोनों का साथ छूट जाएगा और यहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। कौन? यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और 3 kg पे भी क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा वो। और ये जो है 10T, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक हो जाएगा कांस्टेंट 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना है सर, ऐसा होगा तब तो क्या वो गिर जाएगा उसके ऊपर से, नहीं, लेंथ वेंथ का कंस्टेंट नहीं मानना है, वो तो गिरने वरने का ये सब जो है इलॉजिकल डाउट नहीं कि ये है लेंथ सफिशिएंट है।
तो ये A2 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन जो है A3, जो A3 होगा, A3 हो जाएगा 10t माइनस 10 डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10/3t माइनस 1। तो अब ये इसके ऊपर लोअर ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये तो वेरिएबल है, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता ही जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक का साथ छूट जाएगा और इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट द ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन ऑफ वर्सेस टाइम t। तो क्या करेंगे, पहला एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब तक एक साथ चल रहे हैं दोनों 2.5 सेकंड तक ग्राफ आ जाएगा 2t, a = 2t। तो 2t को जो है ड्रॉ कर देंगे। 2t जो है क्या पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला या सर्किल। a = 2t किस टाइप का ग्राफ होगा सौम्यदीप? स्ट्रेट लाइन होगा। रवि, पैराबोला या सर्किल? लीनियर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y = mx + c, पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहाँ पे मैं θ1 लिखता हूँ तो tan θ1 क्या हो जाएगा, ये a = 2t है, तो यहाँ पे tan θ1 जो होगा, tan θ1 = 2 होगा, tan θ mx + c। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, m जो है वो 2 है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम 2.5 सेकेंड, वो मनहूस घड़ी जब दोनों बिछड़ गए। t = 2.5 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट से जाएगा, और यहाँ पे ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो दूसरा ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये देखो, ये होगा, ये भी क्या है, ये भी किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ही है, और सभी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 10/3। 10/3 मतलब 3.3, 3.3 मतलब tan θ की वैल्यू 3.3। तो जो ये लाइन होगी उससे स्लोप ज्यादा हो जाएगा, तो बढ़ गया ना। तो ये जो है ये बढ़ जाएगा, एंगल थोड़ा सा ये ऐसे होगा, दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा θ2, और ये होगा tan θ2 = 10/3। और ये क्या है, ये है इसका इंटरसेप्ट है नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग तो ओरिजिन था ये, तो इसको अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ गया ये, और ये वैल्यू है -10/3 इंटरसेप्ट। तो ये हो जाएगा कंप्लीट ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये मासूम ग्राफ ऐसा होएगा। सर ग्राफ को एक्सटेंड क्यों किया, थोड़ा समझ में नहीं आया। -10/3 तक समझाने के लिए ही किया, समझ नहीं आया। इंटरसेप्ट -10/3 है, तो वो इंटरसेप्ट -10/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्सटेंड होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ पे -10/3 पे कट करता, mx + c, mx + c। यस सर। तो c तो y इंटरसेप्ट ही है। बताओ अभी दिखने में अच्छा लग रहा है, समझने में मुश्किल। रवि सोच रहा है क्या चल रहा है भाई, अच्छा होता सो गया होता आज। क्यों रवि, सब ठीक है, ऑल इज वेल? ये फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसमें वो 10t करके मतलब गिवन रहेगा वो सब। हाँ, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, कुछ वेरिएबल फोर्स गिवन होगा, तभी तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। यस सर। कि कोई भी टाइम पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये सारे इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमें एक्सेलरेशन वेरिएबल फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स बोथ आर मूविंग टुगेदर, कांस्टेंट फोर्स बोथ आर मूविंग सेपरेट। तो कुछ एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा इमीडिएट। सिर्फ तुम्हें उसमें ये बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये 4 and 7, 4 and 6 और यहाँ पे है 0.8। फिलहाल के लिए दोनों सेम है। कितना मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि बोथ आर मूविंग टुगेदर।
फर्स्ट का आंसर फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड बस वो फोर्स ऊपर अप्लाई कर देना है। आंसर बता दो यार, ताकि आज तुम आंसर दे दोगे मैं खुश हो जाऊंगा, आज का मेरा काम हो जाएगा। नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। जल्दी बता दो, ए एंड बी। हाँ क्वेश्चन क्या है? लो भाई, maximum force which can be applied on this system so that both the blocks are moving together। एक बार नीचे से पुल करने की कोशिश करते हैं, एक बार ऊपर से आंसर दिया जाए करेक्ट सोच समझ के। कॉमन एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में किसको लेते हैं? जिसको सिर्फ फ्रिक्शन मूव करा रहा है। सर सेकंड का आंसर 160/3। 3/4 आ जाएगा। सेकंड में 80/6। सर सेकंड का 160/3। सेकंड में 160/3 ठीक, सर सेकंड में 80/6। 160/3 160/3। ठीक है। एफ लिमिटिंग यहाँ फाइंड करेंगे। एफ लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन 0.8 इंटू एन की वैल्यू है 40, तो क्या लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 32। 32 यस तो सर। ये हो जाएगा 32 हुआ, तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है? वही हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा AC इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4, 32/4 स्ट्रेट हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स मैक्सिमम उतना एक्सेलरेशन दे तो काम चल जाएगा। सो F मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू M इंटू A, तो M हो जाएगा 10 इंटू A हो जाएगा 8, तो 80 न्यूटन होगा इसका यस आंसर। 80 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन। सेकंड केस में सेम मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो है लोअर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड, इस पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग तो सेम रहेगी। व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन प्रोवाइड टू 6 kg इज 32 divided by 6. So what is the maximum Yes, sir. force? Maximum force F is equal to mass, total mass 10 kg by 32 divided 32 by by 6. So 53.3. तो ये 16/3, तो 160/3 न्यूटन। आगे बात समझ में कंप्लीट। फिर इसका आंसर 53.3 आएगा। हाँ हाँ ठीक है, यस, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सही है, वो करेक्ट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है, उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ये फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, कॉमन चीज है। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यही है। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये 1 kg है, ये 4 kg है। यहाँ पे म्यू s इज इक्वल टू 0.8 एंड म्यू k इज इक्वल टू 0.5। maximum force for which this remains in equilibrium, इसके लिए फाइंड करना है। दूसरा है कि पार्ट A है और B पार्ट है कि ये ब्लॉक है और यहाँ से फोर्स ऐड कर रहा है 100 न्यूटन। 100 क्या 50 न्यूटन कर देते हैं, 50 न्यूटन। ये 1 kg, ये 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.9, इसको 2 कर देते हैं, 2 तो 0.8 और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.1। नीचे भी फ्रिक्शन है, अभी स्मूथ नहीं है। तो ये 50 न्यूटन है और 50 न्यूटन में इसको चेंज ही कर देते हैं। ये छोड़ो, एक बार 50 न्यूटन के लिए सॉल्व कर लेना ऐसे। ये छोड़ो, तुम कहोगे कि ये सब आसान क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, बेकार है।
इसको क्या कर देते हैं, ये 10t है, F इज इक्वल टू 10 इंटू टी। डाउन में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8, मास है 2 kg और यहाँ पे है 1.4। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम, F मैक्सिमम फॉर विच both are moving together, for which both are moving together. ये दो प्रॉब्लम है, आराम से टाइम देना है, सोचना है, एनालाइज करना है। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट है तुम्हारे सोचने के लिए, सारी चीज़ें इसमें जो है कवर हो जाएंगी कि वेरिएबल क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस मोमेंट पे दोनों का कांटेक्ट छूट जाएगा, किस मोमेंट तक दोनों